से चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। क्या चैप्टर है ये? इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। सो इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? कोई मुझे आइडिया दे सकता है थोड़ा बहुत? इसमें हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं बताइए। किस चीज के बारे में पढ़ोगे आप इसमें? दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक है आपका इम्यूनिटी और दूसरा आपको दिख रहा है ब्लड ग्रुप। तो क्या होता है इम्यूनिटी और क्या होता है ब्लड ग्रुप? इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर रोग से या डिजीज से या बीमारियों से लड़ने की जो एक क्षमता है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बेसिकली आपका ये जो टॉपिक है, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने अलग अलग तरीके के ब्लड पाए जाते हैं उनको कुछ क्लासिफाई किया गया है ग्रुप्स के अंदर। तो वो ग्रुप किस बेस पे बने, कौन कौन से ग्रुप है, उनको आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है, ब्लड डोनेशन के दौरान आपका कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप वाले हिस्से की। ठीक है। पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में कि इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में होती है, हम बीमारियों से कैसे लड़ते हैं। आपने देखा होगा कई बार बीमारी होती है, थोड़े दिन रहती है और अपने आप ठीक हो जाती है, हम दवाई नहीं भी लेते फिर भी ठीक हो जाता है। तो भाई अपने आप ठीक होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर क्या है, कुछ तो ऐसा सिस्टम है जो उससे लड़ता है। कई बार प्रॉब्लम ये होती है हमारा सिस्टम नहीं लड़ पाता, बीमारी बड़ी हावी हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, फिर ठीक होते हैं। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार लड़ पाता है, कई बार नहीं लड़ पाता। तो यहां पर आपके बॉडी के अंदर कौन सी चीजें हैं जो बीमारी से लड़ने का काम कर रही है? बाहर से आने वाली चीजें किस नेचर की होती है? हमारी बॉडी के अंदर जो उसको डिफेंड करने वाले जो पार्ट है वो कौन से तरीके के हैं, उनका नेचर क्या है? दो नाम इसमें आपको सुनने को मिलेंगे, एक आपके एंटीजन और एक आप नाम सुनोगे एंटीबॉडी। ये दोनों क्या है? कौन बाहर से आता है और कौन हमारे यहाँ सिपाही का काम करता है ना, मतलब हमारी बॉडी को बचाता है। वो दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इन दोनों में से कौन क्या है, क्या नेचर है, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या इनकी टाइप है, वो सारे अपने आएंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। नाउ सी व्हाट इज इम्यूनिटी? द एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू फाइट विद द डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? हमारे बॉडी की वो क्षमता जिसके द्वारा हम बीमारियों से क्या करते हैं? लड़ते हैं। उस क्षमता को, उस बॉडी की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी कहा जाता है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इस इम्यूनिटी सिस्टम की स्टडी होती है। इस सिस्टम की स्टडी करते हैं, बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कौन जर्म से लड़ता है, किस तरीके से जर्म से लड़ता है, वो सारा साइंस की जिस ब्रांच के अंदर होता है उस ब्रांच को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। ठीक है। इम्यूनिटी पूछे तो इसकी डेफिनेशन ये देनी है, इम्यूनोलॉजी पूछे तो आपको ये देना है। ये लॉजी का मतलब ही क्या होता है? स्टडी करना, किसी चीज को डिटेल में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड लॉजी। तो इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी की स्टडी। क्लियर? अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि किसी एक को ठेका दे दिया भाई तू ही काम करता रहे सारा इम्यूनिटी का, नहीं। हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जो आपके इम्यूनिटी का काम करते हैं, जो रोग से लड़ने में हेल्पफुल है। जिसमें आपके बहुत सारे लिम्फोसाइट सेल्स हैं, इसमें लिम्फ, ब्लड, लीवर, बोन मैरो, थाइमस, ये बहुत सारी, ये सब हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। और इन सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होता है? रोल होता है आपके इम्यूनिटी क्रिएट करने में, डिजीज से लड़ने में। क्लियर चीज? समझ में आ रही मेरी बात? ये सारी चीजें जो है, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ब्लड के अंदर जो लिम्फ, आपके बॉडी के अंदर जो लिम्फ है, आपकी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है वो, लीवर जो है, बोन मैरो जो है, थाइमस जो है, ये सब आपके इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? चलिए अब आप इसमें देखें हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कितनी टाइप की? हमारी बॉडी में दो तरीके की इम्यूनिटी मानी गई है। पहली इम्यूनिटी जो मानी गई है वो है आपके इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी इम्यूनिटी जो मानी गई है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या मानी गई है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर चीज? तो
इनेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी को आप देख सकते हो इनेट डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक और नाम है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर चीज? दो तरीके की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर है, क्या फर्क है इन दोनों में वो समझते हैं। जनरल डिफेंस में आप लोगों को बता दूं तो इनेट इम्यूनिटी आपकी बॉडी की वो इम्यूनिटी जो जन्म के साथ हमें मिलती है। जब भगवान हमको बना करके दुनिया में एंटर करवाता है उस समय ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा सिस्टम होता है जो थोड़ा बहुत बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है। वो जो सिस्टम जो जन्म के साथ हमें मिलता है उस इम्यूनिटी वाले सिस्टम को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। लेकिन क्या वो इम्यूनिटी जो हमको जन्म के साथ मिलती है वो सफिशिएंट है? पूरे लाइफ टाइम वो इम्यूनिटी हमारे चल जाएगी? नहीं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको और भी अलग अलग तरीके की बीमारियों से सामना करना पड़ेगा। उस समय आपकी बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता में डेवलपमेंट होना चाहिए, ज्यादा ताकतवर आपका सिस्टम हो जाना चाहिए ताकि बड़ी बड़ी बीमारियों से भी हम क्या कर सके? लड़ सके। अब वो डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है ना। एक छोटी सी चीज, इम्यूनिटी अगर छोड़ दें तो आप ये देखें कि कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने चीजों को एक्सप्रेस, जैसे मैं अपनी बात बताना चाहता हूं किसी को, तो जन्म के साथ मेरे अंदर कुछ चीजें तो होती है। एक छोटा बच्चा भी अपनी बात को दूसरे तक थोड़ा बहुत पहुंचाता है, पूरी नहीं पहुंचा पाता लेकिन थोड़ी बहुत पहुंचाता है। कैसे? वो अगर खुश होता है तो नॉर्मली आपने देखा होगा स्माइल रहती है उसके चेहरे पे, रहता है। अगर वो खुश है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके चेहरे पे क्या दिखेगी आपको? स्माइल दिखेगी। मतलब भगवान ने कुछ तो उसको सिस्टम दिया कि वो कम से कम अपनी खुशी को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर रहा है। आगे वाले को, माँ बाप को देख के लगेगा नहीं बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसे कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो क्या करेगा? वो रोएगा। मतलब भगवान ने उसकी इनर फीलिंग को बाहर दर्शाने के लिए दो चीजें दे दी। एक तो उसको स्माइल दे दी, उसका फेस एक्सप्रेशन आप देख करके बता सकते हो ये खुश है, और दूसरा वो रोएगा तो आपको पता चलेगा उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ज्यादा रोता है डॉक्टर के पास ले जाता है। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम बोलना और सीखते हैं, हम हमारी बात को बताना सीखते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़े इशारे सीखते हैं हम लोग। 1.5-2 साल के हो जाते हैं तो बच्चे अपनी बात को, या हम अपनी बात को उन बच्चों तक पहुंचाते हैं तो इशारों से पहुंचाते हैं, बच्चा समझ भी जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो उस समय इशारे आपके चलते हैं और काम चल जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, उसमें और चेंज आता है और डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? अब अपनी बात को बहुत अच्छे से आप समझा सकते हो और दूसरे की बात को भी समझ सकते हो। कैसे? आप बोलना लिखना सीख जाते हो। होता है कि नहीं होता है? मतलब समय के साथ आपके एक्सप्रेशन को दर्शाने का आपके अंदर क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। वैसे ही इम्यूनिटी का भी डेवलपमेंट होता है। पहले आपको जब जन्म के साथ ही आपको कुछ बीमारियां लगने की पूरी संभावना होती है। ऐसा तो है नहीं कि जन्म लेते ही आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी शक्तियां भगवान ने दे दी और आप कोई भी बीमारी आ जाए आप लड़ जाओ। हर बीमारी से नहीं लड़ पाते, लेकिन जनरल जो बीमारियां हैं, आप एनवायरमेंट में आते ही दुनिया भर के बैक्टीरिया वायरस आपके आसपास होते हैं जो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं। बच्चा तो आते ही बीमार पड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं पड़ता। आते ही बीमार पड़ जाता है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने उसे क्या कर दिया है, जैसे ही उसने जन्म लिया है ना, भगवान कह लें या हमारी बॉडी की बनावट कह लें, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में वो सिस्टम है जो छोटी छोटी बीमारियों से तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट पहले ही कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको बहुत सारी चीजों से फेस करना है, बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से लड़ना है। अब आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अब वो डेवलपमेंट जो जन्म के बाद धीरे धीरे आपके अंदर होता है, जो नई इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप होती है, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो जन्म के साथ मिली वो इनेट, जो बाद में धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप हुई उसे हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड। ये बेसिक डिफरेंस तो ये है। क्लियर चीज? अब इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। इनेट इम्यूनिटी और इनेट डिफेंस मैकेनिज्म इनबॉर्न इम्यूनिटी है, मतलब जन्म के साथ आती है। डज नॉट गिव एनी स्पेशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक जर्म्स। वो स्पेसिफिक जर्म्स के प्रति स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देती, वो हर जर्म्स के प्रति एक जैसा प्रोटेक्शन देती है। आपके कोई भी बीमारी आएगी वो उससे एक तरीके से लड़ेगी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो अलग अलग बीमारियों को क्लासिफाई करके उसके हिसाब से उससे फाइट नहीं करती। उसका तो सीधा सीधा काम है कि कोई भी आए, चाहे वायरस आए चाहे बैक्टीरिया आए, वो उसको एक ही तरीके से क्या करेगी? रोकने की कोशिश करेगी। आप लोगों ने देखा होगा जो एक नॉर्मल आपके
पुलिस वाले होते हैं या नॉर्मल आपके जो गार्ड्स होते हैं, होम गार्ड्स वगैरह, उनको कोई भी भले आतंकवादी आए, जो नॉर्मल चोर आए या कोई भी आए, वो तो एक तरीके से उसको रोकने की कोशिश करें। उनके पास डंडा होता है वगैरह होता है, वो तो भले आतंकवादी आए तो भी डंडे से फाइट करना है उनको। और कोई नॉर्मल चोर या कोई दूसरा परेशान करने वाला है, उसको भी वो क्या करते हैं, उस डंडे से पीटते हैं। उनके पास एक जनरल सिस्टम, उनके पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। लेकिन जब कुछ बीमारियां बहुत टिपिकल होती है तो फिर क्या होता है, स्पेसिफिक सिस्टम चाहिए उस चीज से लड़ने के लिए। अब सोचिए आप टेररिस्ट आते हैं जो इतने ट्रेंड होते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए आप जनरल सिस्टम से फाइट करोगे तो 5-10 मिनट तो उनको रोक लोगे, ज्यादा देर रोक पाओगे क्या? नहीं, वो आप पे हावी हो जाएंगे। तो फिर वहां पर आपका इनेट सिस्टम काम में आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा, जब कोई बहुत ही बड़ी बीमारी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है। क्लियर चीज? तो ये आपके इनेट इम्यूनिटी जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन, अलग अलग बीमारियों को अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं करता, सबको एक जैसा ट्रीट करता है। सबके प्रति लड़ने का तरीका उसका क्या होता है, एक जैसा होता है। वर्क अगेंस्ट ऑल एंटीजन इन द सेम वे, ये हर तरीके के एंटीजन पर एक जैसा अपना रोकने का जो तरीका है, उससे उसके अगेंस्ट लड़ने का जो तरीका है उसका सेम रहता है। इसलिए इसे हम लोग जनरल या नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम और क्या मिल गया, जनरल इम्यूनिटी। जनरल क्यों? क्योंकि एक जैसा सबको रोकता है। और नेचुरल क्या है, बाय नेचर हमको मिली हुई है, हमको हमारे जन्म के साथ मिली हुई है ये इम्यूनिटी, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, नेचुरल इम्यूनिटी। और ये जनरल तरीके से हर किसी से लड़ता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जनरल इम्यूनिटी। क्लियर चीज? समझ में आ गई बात? इजी है। नाउ सी, फॉलोइंग फैक्टर फैसिलिटेट वर्किंग ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब कौन कौन सी चीजें जो इनेट इम्यूनिटी क्रिएट करती है, इनेट इम्यूनिटी बनाती है। इनेट इम्यूनिटी के कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से तरीके हैं, वो समझते हैं। आपकी बॉडी के इनेट इम्यूनिटी में पहला जो इम्यूनिटी हम पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल बैरियर वाला इम्यूनिटी। फिजिकल बैरियर कैसे इम्यूनिटी क्रिएट करता है? सीधा ऐसा है, चोर आपके घर में घुसने की कोशिश करे, आप उसे बाहर ही रोक दो, अंदर जाके नुकसान तो बाद में करेगा। आपने अगर उसको बाहर ही रोक दिया, अंदर ही जाने नहीं दिया, तो आपको कोई नुकसान होगा नहीं होगा। तो पहला तो क्या है, फिजिकल बैरियर। तो हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल बैरियर है। कौन सा फिजिकल बैरियर है? हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, जो बाहर से किसी भी चीज को इतना इजीली बॉडी के अंदर एंटर होने नहीं देती। कई बैक्टीरिया आपके स्किन के ऊपर बैठते हैं, करते हैं, रहते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्या वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं? स्किन से नहीं जाते। इसका मतलब स्किन का क्या काम है, स्किन एक तरीके से बाहर से आने वाले हार्मफुल जर्म्स को, एंटीजेंस को क्या कर रही है, रोक रही है। क्लियर चीज? समझ में आई मेरी बात? ऐसे के ऐसे नोस्ट्रिल्स के अंदर सीलिया, ये भी फिजिकल बैरियर है। नोज के अंदर जो हेयर पाए जाते हैं, ये आपके क्या है, एक तरीके से फिजिकल बैरियर है। डस्ट को बॉडी के अंदर जाने देते हैं क्या? नहीं जाने देते, रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अंदर जाएंगे तो नुकसान करेंगे। कई जर्म्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वो रोकते हैं। ऐसे ही आपके फ्लैजिला या म्यूकस या इस तरीके की जो भी चीजें हैं, ये आपके सब क्या है, फिजिकल बैरियर है। फ्लैजिला भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से माने जाते हैं। म्यूकस आपने देखा होगा, नोज के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ भी रहता है, उसका भी काम क्या होता है, वही है, चीजों को बॉडी के अंदर जाने ना दिया जाए, हार्मफुल चीजों को, उसे वहीं आपके इनिशियल लेवल पर ही कहीं ना कहीं उसको रोक दिया जाए। तो इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर सीधा सीधा है, जर्म्स को फिजिकली बॉडी में एंटर होने नहीं देता। तो पहला सिस्टम हमारा इनेट इम्यूनिटी का कौन सा है, फिजिकल बैरियर। समझ में आ गई बात? बॉडी के अंदर जाने ही मत दो। अब मान लो बॉडी के अंदर चला भी गया, अगर आपके जर्म्स बॉडी के अंदर चले भी गए, तो हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है जो इनेट इम्यूनिटी का वो काम करता है। फिर वो कौन सा है, वो है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर कैसे इम्यूनिटी क्रिएट करता है, कैसे आपको हेल्प करता है? तो केमिकल बैरियर आपके बॉडी के अंदर एक तरीके से बहुत सारे केमिकल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में पाया जाता है, एसिडिक जो मीडियम है, या एसिड जो है जो विजाइना के अंदर होते हैं। स्किन के अंदर भी कई केमिकल्स होते हैं। कई बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन से एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे स्किन से भी कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। उस केमिकल के द्वारा भी आपके कई तरीके के जर्म्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर आपके केमिकल्स आपके जर्म्स को रोक रहे हैं। अब मान लो फिजिकल बैरियर से जर्म्स नहीं रुका, बॉडी में चला गया। अब आपने खाना खाया और खाना
वहां रुक जाना, वो खाने के ऊपर जो जम्स है वो बॉडी में नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन अब क्या चले गए किसी कारण से, अब स्टमक में पहुंच गए, नुकसान कर सकते हैं। तो हमारे स्टमक के अंदर क्या है, आपके स्टमक के अंदर क्या है, आपके एसिड है। स्टमक के अंदर क्या है, एसिड है। ये एसिड जैसे ही खाना आपके स्टमक में पहुंचेगा, उस पे जो जम्स होंगे, ये एसिड उस जम्स को क्या कर देंगे, मार देंगे। तो आपके जम्स खत्म। तो हमने क्या कर दिया, केमिकल बैरियर के द्वारा उन जम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे विजाइना, फीमेल बॉडी के अंदर अगर वहां से कोई जम्स वगैरह बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो विजाइना में एसिडिक मीडियम होता है, जो आपके क्या कर सकता है, उस जम्स को उसी विजाइना के अंदर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। वैसे ही स्किन के थ्रू अगर कोई चीज एंटर करने की कोशिश करती है, तो स्किन से भी आपके कई जो एक आप ये कह सकते हैं कि केमिकल सीक्रेट होते हैं। आपने पसीना देखा, स्वेट वगैरह निकलता है, ऑयल जैसी चीज निकलती है, इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन पर बैठे हुए जम्स को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर मान लो थोड़ा बहुत अंदर चला भी गया स्किन की एक आध लेयर को क्रॉस करके, तो स्किन के अपर लेयर में कई केमिकल्स होते हैं जो जम्स को क्या करते हैं, वहीं पर डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब बॉडी के बहुत अंदर जाने नहीं देते। तो दूसरा रोकने का काम कौन कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्किन तो हो गया फिजिकल बैरियर, स्किन के अंदर अब काम कर रहे हैं केमिकल। तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल है जो आपके बॉडी को जम से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो केमिकल बैरियर भी है हमारी बॉडी में। अब इसके बाद आप और देखें, जैसे फ्लूइड है, जैसे स्वेट है, सलाइवा है, टीयर्स है, ये सब भी एक तरीके से क्या है, केमिकल बैरियर बनाते हैं। इन सब के अंदर कोई ना कोई केमिकल होता है जो आपके जम्स को डिस्ट्रॉय करने का क्या करता है, काम करता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये आपके केमिकल बैरियर वाला इम्यूनिटी हो गया। तो ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हो गया। जनरल इम्यूनिटी है जो आपकी बॉडी में होना ही होना है, ठीक है। अब इसके बाद आपके देखें इसमें सेलुलर बैरियर, क्या चीज है, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होता है कि अब मान लो फिजिकल बैरियर से कोई जम्स नहीं रुका, केमिकल बैरियर से कोई जम्स नहीं रुका, तो फिर आपके अंदर जाने पर आपके बॉडी के कुछ स्पेशल सेल है जो उस जम्स को रोकने का काम करेंगे। क्या करेंगे, उस जम्स को रोकने का काम करेंगे, ठीक है। अब वो आपके जो सेलुलर बैरियर है उसके लिए कुछ ऐसी सेल जिनको हम बोलते हैं फेगोसाइट टाइप की सेल, क्या बोलते हैं उनको, फेगोसाइट। ये क्या करती है कि वो जम्स अगर फिजिकल से नहीं रुक रहा है, केमिकल से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो हमारे बॉडी की कुछ ऐसी सेल जो इस पूरे जम्स को अपने अंदर लेकर के खा जाएगी, मतलब डिस्ट्रॉय करेगी। बात। तो अगर बॉडी में पहुंच गया कोई जम्स, रुक नहीं पाया फिजिकल बैरियर से, हमारे केमिकल बैरियर ने रोकने की कोशिश की, उससे भी नहीं रुका, तो फिर हमारा कौन एक्टिवेट हो जाता है, सेलुलर बैरियर। ये क्या करता है, उस जम्स को अपने अंदर लेकर के क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा। ये चीज समझ में आई बात। तो ये हो गए फेगोसाइट टाइप की सेल। ऐसा काम कौन कौन करते हैं, मैक्रोफेग, मोनोसाइट टाइप की सेल, न्यूट्रोफिल, ऐसी बहुत सारी तरीके की हमारी बॉडी में सेल है जो दूसरे बाहर की आने वाले हार्मफुल जम्स वाली सेल को क्या करते हैं, अपने अंदर लेकर के डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, इजी है, कोई कंफ्यूजन। चलिए नाउ नेक्स्ट आपके साइटोटॉक्सिक सेल। ये साइटोटॉक्सिक सेल जहर जैसी किसी चीज को आपके क्या करते हैं, जहर जैसी चीज से बचाने का काम भी करते हैं, जिसमें आपके नेचुरल किलर सेल ये आती है। तो ये आपके सेलुलर बैरियर है, जो स्पेशल तरीके की सेल जो हमें बॉडी को क्या कर रही है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। अब आपके इनके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ और भी सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है, वो है फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। आपने देखा होगा अक्सर बुखार आ जाता है, जब बीमार पड़ते हो क्या होता है, बुखार आता है या आपकी बॉडी में सूजन आती है। पहले मैं इसको समझा दूं, बुखार आने का क्या मतलब हुआ, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बेसिकली इम्यूनिटी काम कर रही है। वो क्यों टेम्परेचर बढ़ा रही है, वो टेम्परेचर इसलिए बढ़ा रही है कि हाई टेम्परेचर में आपके बॉडी के अंदर जो जम्स हैं वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते। जितना लो टेम्परेचर मिलेगा, एक एवरेज टेम्परेचर उनको बॉडी में मिलेगा, तो वो जम्स क्या करेंगे, अपने आप को फास्ट डेवलप करेंगे। तो हमारी बॉडी उनको रोकने के लिए क्या करती है, अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है। उससे क्या हो जाएगा, उन जम्स की ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जब जाए तो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के लिए नुकसान होता है। तो हम वापस क्या करते हैं,
दवाई लेकर के उस टेम्परेचर को वापस लो करने का काम करते हैं। लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ा किसके लिए था? टेम्परेचर जो बढ़ता है वो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी है। वो बॉडी क्या कर रही है? जर्म्स को रोकने का काम कर रही है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये जर्म्स की जो ग्रोथ फास्ट हो रही है ये थोड़ी क्या हो जाए? स्लो हो जाए। तो एक फीवर का काम समझ में आया। दूसरा आप देखें, इन्फ्लेमेशन होता है। अक्सर चोट लग जाती है किसी पार्ट पर, मान लो फ्रैक्चर हो गया, आपने देखा होगा, या कोई जगह कोई चीज टकराई और आपके सूजन आ गई। वो क्यों होता है? क्योंकि जहां पर आपको चोट लगती है वहां की सेल डैमेज हो जाती है। अब जब सेल डैमेज होती है तो उसको वापस रिपेयर करना है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसे रिपेयर करने के लिए उस जगह को आपके क्या होगा? ज्यादा वहां पर क्या भेजना पड़ेगा? रिपेयरिंग के लिए क्या भेजना पड़ता है? न्यूट्रिएंट ज्यादा भेजने पड़ेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा भेजनी पड़ेगी, ताकि उस चीज को, है ना। अब आप देख लो, आप नॉर्मल जो खाना खाते हो या नॉर्मल आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है, जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको स्पेशल ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। क्यों चढ़ाना पड़ता है? क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी नॉर्मल चाहिए अब उससे थोड़ी ज्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लो हो चुकी है। तो वैसे ही जब बॉडी के सेल डैमेज होते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए क्या होता है? आपकी बॉडी ज्यादा ब्लड फ्लो करवाती है उस जगह पर, ताकि क्या हो? उस जगह पर न्यूट्रिएंट ज्यादा पहुंचे, उस जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचे और वो जल्दी वो जो पार्ट है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए? रिपेयर हो जाए, ठीक हो जाए। तो उसके लिए अब मान लो पाइपलाइन इतनी सी है आपके। अब ये जो पाइपलाइन आपके है, ये जो पाइपलाइन है, इसमें से जब कोई चीज फ्लो होगी तो थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन इसी पाइपलाइन को इंफ्लेमेशन के द्वारा, सूजन के द्वारा ये आपकी फैल जाती है। रास्ता बढ़ गया, रास्ता बढ़ गया तो क्या हो गया? ब्लड का फ्लो बढ़ गया। ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा पहुंचेंगे, न्यूट्रिएंट ज्यादा पहुंचेंगे तो उस पार्ट को रिपेयर होने में क्या होगा? टाइम कम लगेगा, जल्दी क्या हो जाएगा? रिपेयर। तो ये जो सूजन आती है ये भी क्या है? ये भी हमारे इम्यूनिटी का ही पार्ट है। समझ में आ गया सभी को? गॉट इट? क्लियर कि ये हमारे सारे इनेट इम्यूनिटी है, और ये आप देख लो, ये जन्म से ही आपकी बॉडी में होता है। ये सारा प्रोसेस एक छोटे बच्चे के अंदर भी ये सब चलते हैं। अब ये जितनी भी इम्यूनिटी है ये कई बार तो हमारे लिए काम कर लेती है, कोई दिक्कत हमको आती नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जो इन सभी सिस्टम से रुकती नहीं है। ये सारे पार्ट जो है, ये सिस्टम जो है वो उसको रोक नहीं पाते, और वो जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी पर हावी होना चालू हो जाता है। न वो फिजिकल बैरियर से रुका, न वो केमिकल बैरियर से रुका, न वो आपके सेलुलर बैरियर से रुका। अब उसे कैसे रोकना? तो फिर आपके बॉडी के अंदर कौन सी इम्यूनिटी चाहिए? एक्वायर्ड इम्यूनिटी चाहिए। अब वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है वो समझते हैं। जस्ट अ मिनट। अब देखें एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप देखें क्या चीज दिख रही है आपको? द इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। आपके जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, आप बड़े होते हो, वैसे वैसे आपकी बॉडी में नई नई इम्यूनिटी आती है। तो आप देखें कि आप कहीं पर आप रह रहे हो, पहले तो छोटा मोटा कोई आपको परेशान करे तो बचपन में आप अपने ही लेवल पे निपटा लेते, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े रहते हो और आपको लगता है कि यार रोज परेशानी होती है, रोज कोई ना कोई, आज थोड़ी बड़ी परेशानी आई, कल को कुछ और बड़ी परेशानी, रोज उनसे लड़ते लड़ते आपको समझ में आ जाएगा कि इनसे कैसे लड़ा जाता है। मतलब आप सीख जाते हो धीरे धीरे, रोज उससे मुकाबला करोगे तो क्या होगा? आप ट्रेन होंगे कि नहीं होंगे? आपको पहली बार वो कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, यार कैसे लड़ाएं इसको, कैसे लड़ना है। कोई नया मान लो आपके गली में कोई ऐसा आ जाए जो आपको रोज परेशान कर रहा है, तो पहले 2-4 दिन तो आप क्या होंगे? आप परेशान होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे आप समझोगे कि इसका नेचर ऐसा है, एक काम करते हैं। पहली बार जब हुए तो आपने 2-3 दिन लगे उसको समझाने में, फिर दूसरी बार परेशानी हुई तो आपने 2 दिन में ही समझा दिया, फिर तीसरी बार परेशानी हुई आपने 1 दिन में उसको समझा दिया, और फिर आपको समझ में आ गया कि इसका तो ये वीक पॉइंट है, इसको तो इससे समझाओ, ये जल्दी समझ जाता है। फिर अगली बार जब प्रॉब्लम करेगा तो क्या होगा? वो जैसे चालू हुआ उससे पहले ही आप उसको निपटा दोगे। मतलब वो आपकी बॉडी पर हावी हो ही नहीं पाएगा। मतलब आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे डेवलप, जब आप किसी परेशानी से बार बार लड़ते हैं तो आप उसका नेचर समझ जाते हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी समझ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वो बीमारी बार बार, जब पहली बार दूसरी बार आएगी तो थोड़ा आप परेशान होंगे, लेकिन जब वो 4-6 बार आपके आ जाने के बाद फिर 7वीं-8वीं बार आएगी तो आपको परेशान नहीं करेगी। आप हैबिचुअल हो चुके हो और आप बहुत जल्दी उससे क्या हो जाते हो? ठीक हो जाते हो। हमारी बॉडी ने उसको पढ़ लिया, इसका नेचर ये है, ये जैसे ही आता है इसके खिलाफ ऐसे ऐसे एक्शन लेना है, काम खत्म। मतलब अब वो बीमारी आपको परेशान नहीं करती। तो ये आपने जो सीखा, ये क्या हुआ? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी।
आपने उस बीमारी का नेचर सीख लिया, उसको कैसे लड़ना है वो सीख लिया। तो ये आपने क्या सीख लिया, ये आपने कौन सी इम्यूनिटी अपने अंदर डेवलप कर दी, ये हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ रही है मेरी बात, इजी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये रनिंग लाइफ में आपके अंदर क्रिएट होती है। ये स्पेशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक जर्म्स। अब आप देख लें, आपने हर बीमारी के लिए तोड़ निकाल रखा है, और किसके लिए क्या तोड़ है वो स्पेसिफिक आपने बना दिया। ये आए तो ऐसे करना है, ये आए तो ऐसे करना है। तो ये स्पेसिफिक जर्म्स के प्रति स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देने का काम किसमें होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है। समझ में आ रही मेरी बात। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, हर अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। इनेट इम्यूनिटी में क्या आता है, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, कोई भी होए ऐसे ही रोकना है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, हर प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन, कि इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो ऐसे लड़ना है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या इसको हम एक और नाम जानते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, एडेप्ट करते हैं आप क्या कर रहे हैं, एडेप्ट करते हैं, आप उसको प्राप्त कर रहे हो। ये आपको पहले से मिली नहीं थी, आपने धीरे धीरे क्या किया, प्राप्त की है, एडेप्ट किया। क्लियर चीज। अब ये कैसे काम करती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम करने का तरीका समझो। जैसे ही बाहर से कोई जर्म्स स्पेसिफिक होस्ट सेल फाइट विद द फर्स्ट टाइम एंटरिंग स्पेसिफिक एंटीजन। जब पहली बार कोई स्पेसिफिक एंटीजन आपकी बॉडी में आता है, समझिएगा ये सारे स्टेप्स। जैसे ही कोई स्पेसिफिक एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है पहली बार, तो आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक होस्ट सेल उससे लड़ने का काम करते हैं। मतलब ये आएगा तो कोई ना कोई तो उसको सामने जाएगा उसके। तो ये स्पेसिफिक होस्ट सेल मतलब हमारी बॉडी की कोई ना कोई सेल उसके खिलाफ क्या करती है, लड़ती है। वो स्पेसिफिक होस्ट सेल जब इससे लड़ती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। अब देखो, इसने जाकर के जब इससे लड़ाई की तो इसने क्या किया, इसके नेचर को समझ लिया कि भाई ये तो इस तरीके का। अब इससे लड़ने के लिए वो क्या करेगा, स्पेसिफिक हथियार तैयार करेगा। भाई ये तो डंडों से संभलने वाला नहीं है, इसके लिए तो AK-47 चाहिए। वो क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेशल तरीके की सेल का जनरेशन करेगा जो किसके खिलाफ लड़ेगा, जो इससे लड़ने में हेल्पफुल होगा। तो इस स्पेसिफिक होस्ट सेल ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, जो किससे लड़ेगी, वो स्पेसिफिक एंटीजन से लड़ेगी। समझ में आ रही बात। ये स्पेसिफिक होस्ट सेल नहीं लड़ेगी इससे, ये तो सिर्फ इससे जब भिड़ती है एक बार तो क्या होता है, उसके नेचर को समझ के इसको खत्म करने के लिए क्या बना लेती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेती है। दोज एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी होते हैं रिएक्ट विथ एंटीजन, ये उस एंटीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आ रही बात। ये उस एंटीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके आपके क्या करेंगे, एक रिएक्शन चलेगी उनके बीच में। जब एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में युद्ध चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये आपके जब एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में क्या चल रहा है, एक तरीके से युद्ध चल रहा है, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। तो क्या बोलते हैं, CMI। अब ये जब चलता है तो इसके प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। समझना, ये एंटीजन क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो ये एंटीबॉडीज एंटीजन को धीरे धीरे खत्म करेगा, और फिर इसको खत्म करने के बाद इसको परमानेंट याद रखेगा कि इस तरीके का एंटीजन आए तो मुझे काम करना है, और कैसे करना है वो भी वो याद रखेगा। तो पहला तो एंटीबॉडी बन गया, आपका एक हथियार बन गया। अब AK-47 एक बार बन गया तो अब परमानेंट हो गया। अगली बार वैसा कोई आएगा तो AK-47 तैयार पड़ा है, अब वापस बनाने की जरूरत थोड़ी है, तो साहब उसका इस्तेमाल ही करना है। और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया इससे लड़ते लड़ते। इसको चलाया कैसे जाएगा, कितनी देर तक कंटिन्यू चलता है, कितनी गोलियां इसमें लगती है, सब पता है हमको। तो ये आपके क्या हो गया, एक बार इससे लड़ता है ये एंटीबॉडी, उस दौरान जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के एक प्रोसेस के दौरान ये इसको अच्छे से समझ जाता है, इससे लड़ने का तरीका समझ जाता है, और उसे फ्यूचर के लिए याद रखता है। तो ये हो गया आपके कौन सा प्रोसेस ये हुआ,
ये आपका कौन सा हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम कर रही है वो समझ में आई आपको। सबसे पहले क्या चीज है, आपके बॉडी का एक होस्ट सेल स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जाएगा। जब पहली बार ये आएगा, उससे उसका नेचर को समझ करके वो क्या क्रिएट करेगा, एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। वो एंटीबॉडी बनने के बाद आपके एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट मतलब वही, उससे लड़ेगा, उसके खिलाफ अपना युद्ध चालू कर देगा। और फिर आपके क्या होगा, वो आपके एक प्रोसेस चलाएगा जिसको CMI कहा जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके द्वारा वो एंटीजन धीरे धीरे आपकी बॉडी में से निकल जाएगा या खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो उसे फ्यूचर के लिए याद कर लेगा कि भाई आने वाले समय में अगर कभी ये वापस आया तो मुझे इससे इस तरीके से लड़ना है। तो ये होता है आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्रोसेस। समझ में आई बात सभी को? ऑनलाइन में यस और नो? जनरल प्रोसेस बताया, ओके। अब आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या कितने टाइप है? दो, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? तो मैंने आपको कहा कि आप किसी गली में रह रहे हो और कोई आपको आकर के बार बार परेशान कर रहा है, तो आप धीरे धीरे इसका नेचर समझ गए और अपने आप को सोच लिया कि इसको तो ऐसे लड़ना है। अपने आप सीखा आपने, आपको किसी ने सिखाया थोड़ी। आप रोज उस परेशानी से झेलते थे, रोज उस आदमी से माथाफोड़ी करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने उसका वो तरीका समझ लिया और इसको कैसे समझाया जाता है वो आपने सीख लिया। तो ये आपने अपने आप सीखा, आपको किसी ने सिखाया नहीं है, क्योंकि रोज उस परेशानी से माथाफोड़ी करोगे तो समझ में आ ही जाएगा कैसे उससे लड़ना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई परेशानी ऐसी होती है कि जिससे आप बार बार भिड़ रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उसको अभी तक समझ नहीं पा रहे, आपको उसका तोड़ समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे समझाया जाए। अब ऐसे में क्या करोगे, आप स्पेशल ट्रेनिंग लेने जाओगे। आप जाओगे किसी कोचिंग के अंदर और वहां जाके बोलोगे साहब कि ऐसी प्रॉब्लम अगर मेरे पास आती है तो उससे कैसे लड़ूं। लोग जूडो कराटे सीखते हैं ना, क्यों सीखते हैं? क्योंकि कई प्रॉब्लम ऐसी है जिनको आप बातों से सॉल्व नहीं कर पाते। अब उनके लिए तो थोड़ा बहुत हाथ पांव चलाना पड़ता है, अब वो आपको सीखना पड़ेगा। तो वो क्या किया आपने, ट्रेनिंग ली बाहर जाकर के। मतलब अब आपके अंदर उससे लड़ने की ताकत आई, लेकिन वो आई कहां से, अपने आप डेवलप थोड़ी हुई अंदर, आपने बाहर से सीखी है। तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के भी दो टाइप है। एक वो इम्यूनिटी जिसमें आपके बॉडी के अंदर जर्म से लड़ने वाले एंटीबॉडी अपने आप बन जाते हैं। जर्म से लड़ने वाले एंटीबॉडी अपने आप बन जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जर्म से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी तैयार ही नहीं कर पाती। उसको समझ में ही नहीं आता सामने वाला जर्म्स किस नेचर का है, इसके लिए मैं कैसा एंटीबॉडी बनाऊं। तो फिर क्या होता है, हमको एंटीबॉडी बाहर से लाना पड़ता है। हम लोग हथियार बाहर विदेशों से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? क्यों खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं? हमको पता है कि साहब इससे लड़ने के लिए हम तैयार नहीं कर सकते। हमारे पास उस दुश्मन के पास जो हथियार है वो जिससे लड़ रहा है उससे लड़ने के लिए मेरे पास कोई सिस्टम नहीं, और मैं बना नहीं सकता। जब मैं बना नहीं सकता तो मैं क्या करूंगा, लड़ना तो है मुझे कैसे ना कैसे करके, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए लड़ने के लिए हथियार कहां से मंगाऊंगा, बाहर। वैसे ही आपकी बॉडी भी क्या करती है, जब वो खुद एंटीबॉडी नहीं बना पाती तो हम बाहर से एंटीबॉडी अपनी बॉडी में डालते हैं। पता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, गोलियां देता है, कई चीजें हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बोलो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि आपकी बॉडी उसे बना नहीं पाएगी, तो आपकी बॉडी के अंदर बाहर से एंटीबॉडी डाल दिए गए, अब वो लड़ेंगे उसके खिलाफ। तो जब एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बने तो इस तरीके की इम्यूनिटी को बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जब आपकी बॉडी किसी स्पेसिफिक जर्म्स के प्रति एंटीबॉडी ना बना पाए और एंटीबॉडी बाहर से बॉडी में डालने पड़े, तब उसे क्या कहा जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? अब पोलियो जो था, अब आप देखें पोलियो से क्या आप खुद लड़ पाए? हम नहीं लड़ पाए। तो हमने क्या किया, दवाई बना ली। और हम क्या करते हैं, बच्चे को जैसे वो 5 साल का होता है तब तक उसको वो उसकी एंटीबॉडी एक तरीके से ये समझ लोगे उसके अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि वो सिस्टम अलग है, लेकिन उसकी बॉडी को तैयार हम कैसे कर रहे हैं, बाहर से कुछ दे करके। हमने उसकी बॉडी को तैयार कैसे किया, अपने आप उसकी बॉडी तैयार थोड़ी हुई, हमने उसकी बॉडी को बाहर से कुछ इंजेक्ट करके क्या किया, तैयार किया।
तो जब बाहर से कुछ बॉडी के अंदर डाल करके बॉडी को प्रिपेयर किया जा रहा है, तो ये कौन सी इम्यूनिटी हुई? ये हो गई आपकी पैसिव इम्यूनिटी, नहीं बात? तो हम देखें, व्हेन बॉडी प्रोएक्टिवली प्रिपेयर एन एंटीबॉडी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक जर्म इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जब बॉडी खुद बना ले एंटीबॉडी तो एक्टिव इम्यूनिटी। इस टाइप की जो इम्यूनिटी है इफेक्टिव ओनली ऑन द एंटीजन अगेंस्ट विच द एंटीबॉडी इज बीइंग प्रोड्यूस। ये आपके उसी एंटीजन के खिलाफ लड़ पाती है ये इम्यूनिटी जिसके लिए एंटीबॉडी बन जाते हैं। अब जिसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनते उसके लिए एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं आती। अब उसमें हम क्या करते हैं, तो बॉडी डज नॉट मेक एनी एंटीबॉडी। पैसिव इम्यूनिटी तब काम में आती है जब आपकी बॉडी खुद कोई एंटीबॉडी उसके खिलाफ नहीं बनाती एंड द एंटीबॉडी स्पेशली इन इनोक्यूलेटेड मतलब डालना बाहर से, इन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से एंटीबॉडी क्या करने पड़ते हैं, बॉडी के अंदर डालने पड़ते हैं। जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं, टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि टिटनस के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी अपने आप नहीं बनता, उसके लिए हमें बाहर से वैक्सीन के द्वारा क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन के द्वारा एंटीबॉडी लेना पड़ता है। वो फिर टिटनस के जो आपके खिलाफ लड़ने के लिए क्या करता है, काम करता है। क्लियर? तो आप लोगों को ये समझ में आ गए सारे, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, सारी चीजें। यस, ऑनलाइन बहुत इजी है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कहें अभी। कोई परेशानी किसी को? यहां तक के टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, यू मे लॉग आउट।